जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं जीके के प्रैक्टिस सेट 6 को। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दोस्तों, खगोलीय दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खगोलीय जो दूरी है ना मापने के लिए जो सही इकाई है वो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हो मेरे भाई कि वन प्रकाश ईयर में जो होता है मेरे भाई वो मतलब कि कितना होता है, कितना किलोमीटर होता है। तो इसमें जो हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग देखना वन प्रकाश ईयर PY लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। वन प्रकाश ईयर बराबर होता है 9.461, ठीक है। खरब होता है, क्या होता है, खरब, ठीक है। खरब किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए कि वन प्रकाश ईयर बराबर कितना किलोमीटर होता है तो 9.461 किलोमीटर होता है। अब देखो कि अगर पूछा जाए आप लोग से वन एंगस्ट्रम, ठीक है, इसको एंगस्ट्रम को ऐसे लिखते हैं, ये हो गया एंगस्ट्रम का साइन ए, और ऊपर में ऐसे करके जो सुन्ना वाला होता है वो एंगस्ट्रम का साइन होता है। तो वन एंगस्ट्रम बराबर पूछा जाए तो 10 के पावर क्या होता है, माइनस में 10 मीटर होता है, ठीक है। ये लंबाई का भी एक मात्रक होता है, इकाई होता है। आप लोग एंगस्ट्रम याद रख सकते हो। माइल्स जो होता है मेरे भाई, अगर आप लोग से पूछा जाए माइल्स जो होता है, एक माइल्स बराबर कितने किलोमीटर होता है, वन माइल्स बराबर कितने किलोमीटर होता है, तो ये होता है मेरे भाई 1.6 किलोमीटर होता है मेरे भाई, वन माइल्स बराबर होता है, ठीक है। और आप लोग से पूछा जाए 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है मेरे भाई, तो 1000 मीटर होगा। ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया। पहला सवाल अच्छे से समझ गया ना। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, हरित क्रांति का जो अर्थ है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हरित क्रांति का जो अर्थ होता है वो वास्तविक में होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। पिछले वीडियोस में हमने आप लोगों को हरित क्रांति के बारे में बहुत चीज डिटेल में बताए थे। जो बच्चा देखे होंगे प्रीवियस क्लास उनको पता रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक जानकारी जानते हैं कि हरित क्रांति के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो यहाँ पर देखो कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज करना, यानी कहने का मतलब है कि कृषि क्षेत्र से। किससे है मेरे भाई, कृषि क्षेत्र से। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का संबंध किससे है तो कृषि क्षेत्र से इसका संबंध है, ठीक है, पहला। उसके बाद आप लोग को हम बताए थे कि हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है मेरे भाई। अगर आप लोग को भारत में पूछे तो कौन होगा, उसके बाद अगर विश्व में पूछे तो कौन होगा मेरे भाई, दोनों आप लोग को बताना है। तो आप लोग को भारत में अगर पूछा जाए भारत में तो वो कौन थे मेरे भाई, MS स्वामीनाथन था, ठीक है। कौन था, MS स्वामीनाथन, ठीक है, नाथन हो जाएगा, MS स्वामीनाथन हो जाएगा। अगर आप लोग को 20 में पूछा जाए तो नॉर्मन, ठीक है, नॉर्मन, ठीक है, वरलॉग हो जाएगा, ठीक है, वरलॉग हो जाएगा ये विश्व में, ठीक है, हरित क्रांति के जनक। अब देखो कि भारत में विश्व क्रांति हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी आप लोग को बताना है, ठीक है। तो भारत में जो हुई थी मतलब कि वो हुआ था 1968 में। कब हुआ था मेरे भाई, 1968 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन विश्व में कब हुआ था मेरे भाई, विश्व में 1960 ईस्वी में ही हो गया था। कब हो गया था मेरे भाई, 1960 ईस्वी में होता। तो यहाँ पर दो डेट आप लोग से पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग बिल्कुल। अगर आप लोग से पूछा जाए कि भारत में, ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, तो 1968 आपको जवाब देना है। अगर आप लोग से पूछे जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, तो 1960 में। कौन किए थे, तो नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, और भारत में MS स्वामीनाथन ने किया था। 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। इतना चीज आप लोग का क्लियर हो गया मेरे भाई, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है। अगला सवाल यहां पर बोल रहा है कि संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक सूरज किरण, ठीक है, का 16वां जो संस्करण है भारतीय और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, नेपाल। क्या हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच में क्या हुआ था मेरे भाई, इसका जो है मतलब कि एक जो है मिलिट्री एक्सरसाइज बोल सकते हैं, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बोल सकते हैं, जिसका नाम था क्या मेरे भाई, उसका नाम था मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सूरज किरण, ठीक है। एक्सरसाइज का क्या नाम था, यहाँ पर ये जो एक एक्सरसाइज की जगह पर यहाँ पर एक्स कर लेना, ठीक है, एक्स मतलब एक्सरसाइज, ठीक है। एक एक्सरसाइज जो था सूरज किरण वो कौन सा था, तो वो था मेरे भाई नेपाल और भारत के बीच में चलने वाला एक है ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। यानी कहने का मतलब ये क्या है, मतलब कि एक्सरसाइज क्यों होते हैं भाई, मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों होते हैं भाई, तो वहाँ पे क्या होते हैं, दो देशों के सेना आते हैं, वहाँ के इंडियन आर्मी हो गए, नेवी हो गए, एयरफोर्स, वो साथ में ट्रेनिंग करते हैं, एक दूसरे को मतलब कि
देश में मतलब कि ऐसा ट्रेनिंग देना है कि मतलब कि आगे बढ़े। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसके अंदर में बताया जाता है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज जो होते हैं सभी देश के साथ होते हैं, जो भारत के मतलब कि दोस्त देश हैं उसके साथ। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि और भी देश है, जैसे श्रीलंका हो गया, फ्रांस हो गया, भूटान हो गया, नेपाल। तो ये जो चला हम लोग का नेपाल के साथ चला, ठीक है। ऐसे करके आप लोग से और भी पूछ लिया जाए कि अमेरिका के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास चलता है। इसको हम सैन्य अभ्यास भी बोलते हैं, जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, उसको सैन्य अभ्यास ही बोलते हैं। तो सैन्य अभ्यास अगर पूछा जाए कि भारत और अमेरिका के बीच में जो सैन्य अभ्यास चलता है उसका नाम क्या है, तो उसका है वज्र प्रहार, ठीक है। क्या होगा? वज्र प्रहार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, आप लोग देख लेना। अभी मैं थोड़ा सा और यहाँ पर डिटेल में जाऊँगा और यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा सभी की यहाँ पर सभी की राजधानी, ठीक है, सभी की राजधानी, और साथ में हम लोग मुद्रा भी बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे मेरे भाई, 100% बोल सकता हूँ। सबसे पहले आप लोग जानिए कि श्रीलंका की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जयवर्धने। कोलंबो कोई नहीं बोलेगा मेरे भाई, ठीक है। जयवर्धने पूरा, ठीक है, जयवर्धने पूरा कोटी हो जाएगा, ठीक है। जयवर्धने पूरा कोटी हो जाएगा किसका मेरे भाई? कोटी, या कहीं पे कोटे आप लोग को देखने को मिलेगा, कोटे कर लेना, ठीक है। कोटे, ये क्या हो जाएगा? श्रीलंका की हो जाएगा राजधानी। यहाँ की अगर मुद्रा की बात करते तो श्रीलंकाई रुपया, ठीक है, रुपया यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन कौन सा? इंडियन नहीं, यहाँ पर श्रीलंका का देश है तो श्रीलंकाई रुपया चलता है वहाँ पे, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फ्रांस की। फ्रांस का जो हो जाएगा मेरे भाई, फ्रांस की राजधानी जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पेरिस हो जाएगा, ठीक है, पेरिस हो जाएगा। और यहाँ की जो मुद्रा है फ्रांस की जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? यूरो चलता है, ठीक है। क्या चलता है मेरे भाई? फ्रांस में भी वर्तमान में यूरो चलता है, लेकिन 1993 में 1993 में इससे पहले एक मुद्रा चलती थी, ठीक है। उस मुद्रा का नाम आप लोग याद रख सकते हो, फ्रैंक। क्या मेरे भाई? इससे यूरो से पहले कौन सा मुद्रा चलता था फ्रांस में? तो फ्रैंक चलता था, फ्रांसीसी फ्रैंक, ठीक है, याद रखना। फ्रांसीसी फ्रैंक नामक जो मुद्रा है यूरो से पहले चलता है, लेकिन वर्तमान में अभी कौन सा चल रहा है मेरे भाई? तो वर्तमान में चल रहा है हमारा यूरो चल रहा है, ठीक है, यूरो चल रहा है भूटान के फ्रांस के अंदर, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भूटान की। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगा मेरे भाई? थिम्पू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थिम्पू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की मुद्रा की बात करती है तो यहाँ के मुद्रा जो आप लोग का हो जाएगा मेरे भाई, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है यहाँ का मुद्रा हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, ठीक है। क्या है? टेढ़ा नाम है। ये हो जाएगा नगलट्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगलट्रम। एक मिनट, ये दिखाई नहीं दे रहा, नगलट्रम, ठीक है, नगलट्रम, ट्रम हो जाएगा। ये कहाँ का हो जाएगा मेरे भाई? नगलट्रम। ये हो जाएगा भूटान की मुद्रा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर और भी देश की। यहाँ पर अंतिम जो बच गया हम लोग का नेपाल बच गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेपाल का जो मुद्रा हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा? नेपाल का हो जाएगा, सबसे पहले राजधानी देख लो, काठमांडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काठमांडू, ठीक है, काठमांडू हो जाएगा। और यहाँ पर भी नेपाल में भी क्या चलता है? रुपया चलता है। क्या चलता है? रुपया चलता है, लेकिन नेपाली रुपया, याद रखना ऑप्शन में होगा नेपाली रुपया, ठीक है। तो अभी देखो इतना चीज़ अभी हम लोग जाने डिटेल में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे इन सब चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करना आना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियोज में इसको हम डिस्कस किए थे। निम्न से कौन सी भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है? तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में बनता है मैकमोहन रेखा। कौन? मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में बनता है। जबकि हम लोग बात करते हैं रेड क्लिफ जो रेखा है, ये कब किसके किसके बीच में बनता है? इंडिया और किसके बीच में मेरे भाई? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनता है। वही बात करते हैं डुरंड रेखा, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चलता है, ठीक है, अफगानिस्तान के बीच में चलता है। अगर आप लोग को पाकिस्तान और अफगानिस्तान आंसर में ना हो, ऑप्शन में ना हो, तब जाके आप लोग को इंडिया और अफगानिस्तान आप लोग को टिक कर देना है, ठीक है। तो ये याद आप लोग का होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 1 मिनट में आप सभी को पता होगा कितने बार धड़कता है मेरे भाई? 72 बार मनुष्य का जो है हृदय वो धड़कता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अब आप लोग को एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब कि टॉपिक से हट के क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर देखो, ये जो है दिल का आकार जो होता है कैसा होता है? ये वाला होता है मेरे भाई या कुछ अलग होता है? आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना है। और दिल कैसे कैसे बच्चे बोलते हैं कि दिल टूट गया सर, मेरा दिल टूट गया। तो मेरा भाई दिल टूट गया तो कोई बात नहीं, पढ़ाई पे भी फोकस करो आप लोग, ठीक है, और उनको दिखाओ कुछ करके, बस मैं यही बोलूँगा, ठीक है। थोड़ा पढ़ाई से अलग हो गया इन टॉपिक को, तो छोड़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बहुत बच्चे बोलते हैं दिल ऐसा दिखता है, दिल वैसा नहीं है, कुछ अलग है दिल का आकार, ठीक है। तो
आप लोग कमेंट करके बताना कि दिल सच में ऐसा दिखता है कैसा दिखता है एक बार। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि मायोपिया रोग को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। मायोपिया रोग को और किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। देखो यहाँ पर ना इस सवाल में बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? कभी आप लोग को मायोपिया दे दिया जाता है तो कभी आप लोग को हाइपरमेट्रोपिया दिया जाता है, और आप लोग से पूछता है कि ये निकट दृष्टि दोष है या आप लोग का दूर दृष्टि दोष है, क्या है आप बताइए हमें, ठीक है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर मैं समझा दूँ, आज के बाद कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को निकट दृष्टि दोष बोले, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, तो आप लोग को मायोपिया लगाना है। ये क्या हो जाएगा? मायोपिया रोग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग से पूछे कि दूर दृष्टि दोष, क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। पूछे कि दूर दृष्टि दोष किस में होगा मेरे भाई, तो दूर दृष्टि जो दोष हो जाता है मेरे दोस्तों वो हो जाता है हाइपर, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि हाइपरमेट्रोपिया रोग का और किस नाम से जाना जाता है इस रोग को, तो दूर दृष्टि दोष के। अगर निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है, तो मायोपिया रोग से नाम से जाना जाता है। देखो अब इसको याद करने का, देखो अगर आपको माइंड में ऐसे याद नहीं हो रहा तो देखो निकट मतलब क्या होता है? छोटा। तब देखो यहाँ पर देखोगे तो ये बहुत छोटा वर्ड है, तो यहाँ पर रखेंगे छोटा। मायोपिया तो छोटा होता है, तो छोटा मतलब कि क्या होता है? निकट। ये निकट यानी कि निकट वाला जो हो गया मेरे भाई, क्या हो गया? ये हो जाएगा मायोपिया। अब दूर यानी देखो ये लिखने में कितना दूर लग रहा है ना दूर, तो इसको क्या कर सकते हो कि दूर दृष्टि जो दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया याद रख सकते हो। अगर आपको नाम याद होने में प्रॉब्लम हो जाता है कि मायोपिया होगा या हाइपरमेट्रोपिया होगा, तो ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष सबको पता ही होगा, एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूं और भी, ठीक है। जिनको पता नहीं है वो समझ लीजिएगा। देखिए दूर दृष्टि दोष होता है क्या, सबसे पहले आप लोग समझिएगा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। आप लोग को मतलब कि ऐसा अनुमान होगा कि आसपास की वस्तु जो है ना धुंधली आपको दिखाई देगी, मतलब कि निकट की जो वस्तु होती है, निकट की वस्तु आप लोग को धुंधली दिखाई देगी, ठीक है, मतलब दिखाई नहीं देगा सही से, लेकिन दूर की वस्तु आपको दिखाई देगा। और वहीं निकट दृष्टि दोष में क्या होता है मेरे भाई, निकट दृष्टि दोष में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, निकट दृष्टि दोष में आप लोग को मतलब कि दूर की वस्तु जो होगी, दूर की वस्तु निकट दृष्टि में दूर की वस्तु जो होगी, दूर की वस्तु वो आप लोग को धुंधली दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? धुंधली दिखाएगी। और क्या हो जाएगा मेरे भाई, और पास की वस्तु सही से दिखाई देगी। तो ये उल्टा होता है, याद रखिएगा। दूर दृष्टि में निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु आप लोग को धुंधली दिखाई देगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष होता क्या है मेरे भाई, ये चीज को भी आप लोग समझ लीजिए। जरा दृष्टि दोष जो होता है कि अगर आपके आयु बढ़ता है, ठीक है, मेरा उम्र जैसे कि अभी समझ जाओ कि अभी हम हैं 21, ठीक है, वैसे करके आगे हम बढ़ते हैं 22, 23, ऐसे कर 50, 60 तक जाते हैं, 70 तक जाते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ना वैसे वैसे आंखों की जो रोशनी होती है, रोशनी जो होती है मेरे भाई, वो खुद घटने लगती है, रोशनी घटने लगती है। तो इसको हम लोग जरा दृष्टि दोष बोल सकते हैं, ठीक है। ये दृष्टि वैषम्य क्या है मेरे भाई, ये चीज को भी आप लोग समझ लीजिए। तो दृष्टि वैषम्य जो है मतलब कि एक रेटिना पर धुंधली एक मतलब कि बोल सकते हैं मेरे भाई छवि बनाती है, परत बनाती है एक तरह से, मतलब हम इसको हम बोल सकते हैं क्या, एक दोष है, ठीक है, ये भी एक दोष है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, सब कुछ आप लोग समझ गए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बुध। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा करने में बहुत कम टाइम लेता है मेरे भाई। अब बात करते हैं कि कितना कम टाइम लेता है सर, वो बता दीजिए। तो आप लोग बता दो मेरे भाई, ये जो लेता है 88 दिन लेता है। कितना दिन लेता है? 88 दिन लेता है परिक्रमा करने में, ठीक है, किसका? सूर्य का, ठीक है। अब आपको पता होगा मेरे भाई कि सौरमंडल में, ठीक है, आप लोग को बताना है सौरमंडल में, ठीक है। अरे एक मिनट यार, देखो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कुल ग्रह कितने हैं मेरे भाई? तो कुल ग्रह आप लोगों को पते होंगे मेरे भाई, कुल ग्रह कितने हैं? टोटल 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। और 8 में कौन कौन है? तो 8 में आपको पता होगा मेरे भाई, बुध हो जाएगा हमारा, ठीक है, उसके बाद शुक्र हो जाएगा, ठीक है, ये सब तो पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग का मंगल, ठीक, ये सीक्वेंस वाई है, ठीक है, मंगल हो जाएगा। फिर उसके बाद मंगल के बाद आता है बृहस्पति। क्या आता है? बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद मेरे भाई क्या आ जाएगा? बृहस्पति के बाद आएगा आपका शनि आ जाता है, ठीक है। शनि के बाद आपका आ जाएगा क्या? अरुण आ जाएगा।
अरुण आ जाएगा और उसके बाद आ जाता है वरुण आ जाता है। क्या आ जाता है? वरुण आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैं पूरा ये लिखा हूँ, इसका रीज़न है कि कुछ ना कुछ आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए यहाँ पर कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य के परिक्रमा करने में सबसे कम टाइम किसको लगता है। तो सूर्य के सबसे पास कौन था मेरे भाई? तो बुध था। तो बुध को तो सबसे कम लग गया। अगर यहीं आपको पूछेगा कि सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है, यहाँ पर कम के जगह पर अगर आप लोग को ज़्यादा कर देगा तो यहाँ पर देखो सबसे दूर कौन है? वरुण है सूर्य से। सूर्य से सबसे दूर कौन है? वरुण ही है ना मेरे भाई। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये वरुण क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर आंसर हो जाएगा जब यहाँ पर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है परिक्रमा करने में, तो वरुण को लगता है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग को बन गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा टोटल 8 हमारे ग्रह हैं। ग्रहों का नाम मैंने आप लोग को बता दिया। कभी कभी होता है क्या, सीक्वेंस वाइज आप लोग को पूछ लिया जाता है। सीक्वेंस में आप लोग को क्या करता है, पूछ देता है। क्वेश्चन क्या करता है सीक्वेंस में कि यहाँ पर मतलब कि बताएं कि मतलब कि निम्न में जो है मतलब कि आप लोग को सीक्वेंस दे दिया जाए, कौन सा सीक्वेंस सही है, जैसे बुध शुक्र पृथ्वी करके मतलब कौन आएगा सीक्वेंस वाइज। तो ये सब के सब सीक्वेंस वाइज है, ठीक लिखा हुआ। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कंफर्म रहता है, चाहे वो नेवी हो या एयरफोर्स हो या कोस्ट गार्ड हो या आर्मी हो, ठीक है, सबके अंदर पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है मेरे भाई। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है मेरे भाई वो किससे है? वायलिन से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है मेरे भाई, जरूरी थोड़ी है कि आप वायलिन की याद रख सकते हो। आपको पूछ देगा मेरे भाई कि सितार से कौन कौन संबंधित है। तो सितार से बड़े नाम, बहुत बड़े नाम है मेरे भाई, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर जी का संबंध किससे है मेरे भाई? पंडित रविशंकर जी का संबंध किससे है? सितार वादक से है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि तबला से, तबला से कौन है? तबला से कभी भी मत भूलिएगा मेरे भाई जाकिर हुसैन, बहुत बार पूछा गया, उस्ताद जाकिर हुसैन जो है इनसे संबंध रखते हैं। वहीं सरोद से बात करते हैं, ठीक है। तो सरोद हो जाएगा, यहाँ पर ज लिखा गया ना, यहाँ पर सही कर लेना आप लोग, ऑप्शन सरोद हो जाएगा, ठीक है। सरोद एक वाद्य यंत्र है। तो सरोद से कौन सा मतलब कि संबंध रखते हैं मेरे भाई? तो सरोद से जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खां। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खां हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, आप लोग याद रखिएगा। तीनों नाम को याद रखिएगा, बहुत बार ये आपके नेवी या डिफेंस एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला सवाल देख लो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। अगला सवाल यहाँ पर है कि मेरे भाई निम्न में से कौन सा शहर, भारतीय शहर अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? किसको हम कहते हैं अरब सागर की रानी? तो आप लोग को पता होगा कोचीन को क्या कहते हैं मेरे भाई? अरब सागर की रानी कहते हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए 3 ऑप्शन और, तो 3 ऑप्शन को भी हम लोग जान लेते हैं। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है मेरे भाई? स्टील सिटी। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी के नाम से कौन मशहूर है मेरे भाई? स्टील सिटी के नाम से, तो वो हो जाएगा क्या? स्टील सिटी हो जाएगा हमारा जमशेदपुर हो जाएगा। उदयपुर को किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या? पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो जयपुर को। वाराणसी को किसको जाना जाता है? पवित्र शहर, ठीक है। किसको? पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है। पवित्र अगर शहर पूछा जाए कि भारत में कौन है तो वो हो जाएगा पवित्र शहर के नाम से कौन जाना जाता है? वाराणसी। पिंक सिटी के जगह जगह पर कभी कभी पिंक के हिंदी होता है गुलाबी, याद रखना। क्या होता है? गुलाबी, यहाँ पर रखना। पिंक ना दे तो आप लोग कंफ्यूज में पिंक बताए थे यार, यहाँ पर गुलाबी आ गया, अब क्या करूँ? तो गुलाबी भी इसी को बोलते हैं, पिंक या गुलाबी। पिंक का हिंदी होता है गुलाबी। गुलाबी शहर या गुलाबी सिटी जो हो जाएगा जयपुर। स्टील सिटी हम लोग का जमशेदपुर। कोचीन हो जाएगा हमारा क्या चीज़? ये हो जाएगा अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरब सागर, ठीक। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आज का आखिरी सवाल, और यहीं से हम लोग करेंगे अंत, और मजा आ जाएगा इस सवाल में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र भोज की उपाधि मिली थी? आंध्र भोज की उपाधि किसको मिला था मेरे भाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णदेवराय को मिला था। किसको? कृष्णदेवराय। आ गया है विजयनगर साम्राज्य। हम लोग सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते हैं। देखो विजयनगर साम्राज्य के अंदर, विजयनगर साम्राज्य के अंदर 4 वंश आए। कितने वंश? 4 वंश आए, आप लोग जरूर याद रखिएगा। पहला जो वंश बना मेरे भाई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ संगम वंश, ठीक है। यहाँ पर ईयर नहीं लिखूंगा, उतना डीप नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ पर जो काम के वो बता देता हूँ। एक पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको ये विजयनगर साम्राज्य दोबारा, अगर इतना याद कर लोगे तो। सुलभ वंश, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो बना मेरे भाई, तीसरा जो बना सुलभ वंश के बाद तुलभ वंश। सुलभ वंश के बाद कौन सा वंश? तुलभ वंश, ठीक है। और तुलभ वंश के बाद एक और वंश बना मेरे भाई, वो कौन सा वंश बना? वो बना अराविदु वंश। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चौथा जो हमारा बना
अरा विद्दु, विद्दु वंश, ठीक है। अब ये फटाफट से नोट कर लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं इसे हटाऊंगा, जगह नहीं है इधर। तो ये 4 वंश विजयनगर साम्राज्य के अंदर में आते हैं, ठीक है। कितने वंश, अगर पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर कितने वंश आते हैं, तो 4 वंश आए। सबसे पहला जो आया संगम वंश, दूसरा आया सुलु वंश, तीसरा आया तुलु वंश और चौथा आया अराविद्दु वंश। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। इसके जो संस्थापक, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संस्थापक, संस्थापक कौन थे मेरे भाई। इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और कौन थे मेरे भाई, बुक्का जो था इसका संस्थापक था, किसका, विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है। अब हम बात करते हैं हरिहर और बुक्का के पिताजी का क्या नाम था मेरे भाई, पिता का क्या नाम था। तो पिता का नाम था क्या मेरे भाई, संगम था, ठीक है, संगम था, ठीक है, क्या नाम था, संगम। और इन्हीं के नाम पर, ये देखो संगम के नाम पर ही, अपने पिताजी के नाम पर ही क्या किए थे, हरिहर और बुक्का जो था विजयनगर साम्राज्य के अंदर पहला जो वंश जो आया था वही आया था संगम वंश, नाम ये रखे थे अपने पिताजी के नाम पर, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो कि यहाँ पर संगम वंश, ठीक है, संगम वंश का पहला शासक था हरिहर प्रथम, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इतना चीज जरूर याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। एक और क्वेश्चन बनेगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपसे पूछ दिया जाए कि राजधानी कहाँ है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा हम्पी। हम्पी कहाँ है वर्तमान में, हम्पी है मेरे भाई कर्नाटक में, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ केन, कर्नाटक में, ठीक है, आप लोग याद रखना। तो इतना चीज़ आप लोग याद रखना और कमेंट में बताना कि आज का क्लास कैसा लगा। ये 6ठा दिन हम लोग का क्लास चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये टोटल 50 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक, कम से कम 50। अगर 50 के 50 जो प्रैक्टिस सेट देख के चला जाएगा, मैं बोला गारंटी के साथ, तो वो नेवी में अच्छा स्कोर करके आएगा मेरे भाई। चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे एयरफोर्स का हो या कोस्ट गार्ड हो या आर्मी हो या डिफेंस एग्जाम या एसएससी के भी एग्जाम में आप अच्छा करके आ जाओगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ या प्रैक्टिस सेट के अंदर जितना डिटेल में मैं आप लोग को एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और समझना मेरे भाई, इसका मैं प्रैक्टिस प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि इधर उधर खोजने में भी आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट इसका बन जाएगा आज, ठीक है। प्लेलिस्ट में सब सारे वीडियोज ऐड हो जाएंगे, बारी बारी से जा करके भी देख सकते हो, ठीक है, जो वीडियोज आपने नहीं देखा है, क्योंकि आज हमारा 6ठा दिन हो गया। बहुत ऐसे बच्चे होंगे ये 6ठा वीडियो डायरेक्ट देख रहे होंगे, तो उनको जाके 1 से लेकर 5 तक के वीडियोज देखना चाहिए जरूर। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो। एक चीज़ मैं टेलीग्राम पर दिखा देता हूँ आप लोग को, ये हम आ गए टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर टेलीग्राम पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर क्यूज चलता है, ये देखो अभी भी क्वेश्चन डाला हूँ, देखो यहाँ पर बच्चे क्यूज भी लगाते हैं, अपडेट मिल जाएगा। जो भी पीडीएफ है, देखो ये पीडीएफ देख लो, यहाँ पर जो क्लास 4 का पीडीएफ मिल गया, आज 5 और 6 का भी डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है टेलीग्राम का। अगर ज्वाइन नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे आकर सर्च करना SG स्टडी, ठीक है, क्या करना, SG स्टडी करना, आप लोग ज्वाइन हो जाओगे, SG स्टडी साथ में सटा के, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी हम मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।